नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और 100 तक का सलूशन। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25, 26 से लेकर के 50 और 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन के सलूशन के वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में तथा क्यू 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। कह रहा है दोस्तों कि पी, क्यू और आर तीनों मिल करके फसल को 6 दिनों में काटते हैं। पी अकेला उसको 10 दिनों में काटता है और क्यू अकेला इसको 24 दिनों में काटता है। दोस्तों टोटल वर्क कितना होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम 240। तो अब देखेंगे कि पी, क्यू, आर की क्षमता कितनी आ जाएगी 40। पी की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 24। क्यू की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 10। अब हम देख रहे हैं कि पी, क्यू, आर तीनों के मिला के जो टोटल क्षमता है वो है 40। हमको दोस्तों पी और क्यू की क्षमता पता है, तो आर की क्षमता निकाल लेंगे। आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल 40 में से अगर पी और क्यू की क्षमता को निकाल दें तो हमको आर की क्षमता पता चल जाएगी। अब दोस्तों टोटल जो क्षमता है वो है 40। पी और क्यू की क्षमता मिला के दोस्तों है आपका 34। तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आर अकेले इस फसल को कितने दिन में काटेगा। तो हमको दोस्तों पता चल गया है कि आर की जो क्षमता है, आर की क्षमता आपकी 6 है। टोटल काम 240 हम निकाले थे। अब 240 में हम 6 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा दोस्तों 40 दिन। यानी कि 40 दिन में जो है आर अकेला उस फसल को काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में कुछ एक सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिया है और उसको पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में अगर हम रखेंगे तो एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनेगा। अब दोस्तों हमको पता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है नाउन से। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि किस वाले ऑप्शन में पहले नाउन है। तो आप देखेंगे क्यू में सबसे पहले नाउन है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब कि इन चारों में से वही ऑप्शन सही होगा जो क्यू से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो सकता है। क्यू तो आपका सी जो है गलत है। डी आपका सही हो सकता है। अब आप बी में देख रहे हैं कि क्यू के बाद यस आ रहा है और डी में क्यू के बाद आर आ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। क्यू में है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा दोस्तों कि कंप्राइजेज ऑफ वाइड रेंज। तो दोस्तों क्यू के बाद यस आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ अब आपको मैं और बताता चलूं कि आरआरबी एनटीपीसी के टोटल सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दिया है कि इंग्लिश का सेक्शन आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश का भी सेक्शन पूछा है। तो आपको हर चीज़ की तैयारी करनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि यदि मदर को उसने एक कोड यूज किया है JRQKBU, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल के लिए क्या कोड होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों m की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 13। यहाँ पे j है, इसका वैल्यू होता है 10। तो आप देखें कि -3 हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये होता है, वो होता है 15 और r होता है 18। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ है +3।
इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है दोस्तों, -3 +3 -3 +3 इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं कि प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के लिए क्या कोड होगा। सबसे पहले -3 करेंगे, 16 P16 होता है, -3 करेंगे तो हो जाएगा 13 यानी कि यम। अब दोस्तों +3 करना है, R 18 होता है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यू। आई में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका एफ। एन में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका क्यू। सी में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों जेड। आई में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका एल। अब इतना रहने देते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि टेनिस आपका रिलेटेड है कोर्ट से। टेनिस आपका कोर्ट से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग किससे रिलेटेड होगा। तो हमको दोस्तों पता है कि टेनिस को हम लोग खेलते हैं कोर्ट में, तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, मतलब बॉक्सिंग कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका रिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि 15, 25 और 29 का एलसीएम क्या होगा। तो आइए करके देख लेते हैं। 15, 25 और 29 इसका एलसीएम निकालना है। हम सबसे पहले 5 से काट ले रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 29 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों ये आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी का। यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये भी 1, ये आपका 29। और फाइनली सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 29 से करेंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आ जाएगा 2175। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करिए। मतलब कि दोस्तों कुछ यहाँ पे प्रतीक दिए हुए हैं, कह रहा है कि इन खाली गैप्स में किन प्रतीक के सेट का यूज करेंगे ताकि आपका 82 आ जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आइए मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने दोस्तों खाली गैप्स में आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस का साइन यूज कर दिया है। अब देखिए आप बॉड मास रूल से सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 44 को तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 प्लस 5, ये हो जाएगा दोस्तों 77 प्लस 5। और फाइनली ये क्या होगा दोस्तों 82, आपका 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। मान लेते हैं एसपी, सीपी और आपका एमपी। कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% छूट मिलता है। मान लेते हैं आपका अंकित मूल्य 10 है, 10% छूट करने पे हो जाएगा दोस्तों आपका ये आपका 9। कह रहा है कि इतना छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। मान लेते हैं कि सीपी आपका 10 है, 20% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा आपका 12। अब दोस्तों यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम गुणा कर देंगे 12 से और यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग 9 से, ताकि ये सब कुछ इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 108 और ये फाइनली बचेगा आपका 120। तो अब फाइनली दोस्तों सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो क्या बन रहा है आपका। सीपी, एसपी और एमपी का आपका रेशियो बन रहा है 90, 108 और 120 का। अब दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 120 जो है आपका 320 के इक्वल है। तो 90 कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 90 दोस्तों हो जाएगा आपके इक्वल हो जाएगा 240 के। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा
40। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट में सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सलूशन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो डाल करके आपको समझा दूंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का सलूशन। दिया है दोस्तों एसबी आपका दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाई आपका दिया है दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो हमको पता करना है एक्स का वैल्यू होता है दोस्तों एस बी प्लस एस सी, मतलब बोट का चाल और धारा की चाल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो धारा की दिशा में नाव की गति की चाल आपको पता चल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों एस बी का आपको पता है वैल्यू, एस सी का हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए उसको निकालते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि वाई आपका इक्वल होता है एस बी माइनस एस सी के। तो आपका एस सी कितना हो जाएगा दोस्तों, एस बी माइनस वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 55 माइनस 40, तो आपका एस सी कितना आ जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर आपका एस सी आ जाएगा। तो अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपका एस बी प्लस एस सी। एस बी की वैल्यू है दोस्तों आपका 55, एस सी का वैल्यू है आपका 15, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन थी। तो दोस्तों ये थी आपकी पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था आपका विलिस कैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि 2015 में आपका खाली स्थान दिया है, मतलब कि पूछ रहा है किस ग्रह पे जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो दोस्तों ये किया गया था आपका मंगल पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों बहुत फेमस टॉपिक है, मिशन मंगल जो किया गया था इसी के लिए किया गया था आपका मिशन मंगल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तो औसत गति क्या होगी। दोस्तों औसत गति का हमको फार्मूला पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसमें सारे वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए तो आपको औसत गति मिल जाएगी। आइए मैं करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों होता है 2xy, तो आपका 2x की वैल्यू है 40, y की वैल्यू है 50 और नीचे x प्लस वाई है तो 40 प्लस 50 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 44.44। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है दोस्तों कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन को। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग अपनाएंगे ट्री मेथड। मान लेते हैं कि टोटल जो कॉस्ट है, मतलब जो पैसा है जिस पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मान लेते हैं वो 100 रुपया है, ठीक है।
अब कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज ब्याज से। तो हमको पता है दोस्तों कि पहले साल के लिए आपका CI और SI इक्वल होता है, तो 100 का 20% हो जाएगा आपका 20 रुपये। ये आपका पहले पहले साल के लिए हो गया। दूसरे साल के लिए दोस्तों आपका CI जो है मूलधन पे भी मिलता है और पहले साल के ब्याज पर भी मिलता है। तो मूलधन पे कितना CI मिला है आपका 20 रुपये, और पहले साल के ब्याज पर कितना ब्याज मिला दोस्तों, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा आपका 4 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिला है। टोटल 2 साल में CI आपका मिला है दोस्तों 20 + 20 + 4, यानी कि आपको मिला है 44। ठीक है, अब आइए दोस्तों कंपेयर करके हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हमने 100 माना था, अब क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 4800, तो 100 इक्वल है 4800 के, तो एक कितने के इक्वल हो जाएगा दोस्तों 48 के। अब कुल ब्याज कितना था दोस्तों 44, एक इक्वल है 48 के, तो 44 कितना इक्वल हो जाएगा किसके 48 × 44। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 21,120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है। तो पूछ रहा है कि मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है। आइए दोस्तों इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि मालिनी रोहित जो है मालिनी की मौसी की माँ, मौसी की माँ। अब दोस्तों ये जो माँ है मालिनी की क्या लगेगी नानी। ठीक है, का इकलौता बेटा, इनकी मालिनी के नानी का इकलौता बेटा क्या लगेगा मामा। अब मामा चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, पूछ रहा है दिया है दोस्तों मौसेरा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होगा तो पशुओं का मौत होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कर्णनाद होगा, मतलब बहुत शोरगुल होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की समस्या आएगी, तो बिल्कुल आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से ओजोन का क्षय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब साहब द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। तो दोस्तों ये था आपका 4 मीनार, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है कि यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया है तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों समीर जो है अकबर का हो जाएगा मामा का बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि आर को कोड किया है इसके इक्वल, बीन के लिए कोड दिया है ये, तो पूछ रहा है कि ब्रिंग के लिए कोड क्या होगा। तो आइए पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, यू का प्लेस वैल्यू होता है 21, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू को पुट कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं ब्रिंग के लिए क्या होगा। दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, आर का होता है 18, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100 डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि डीआई वाला सेक्शन
कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिया गया जो तालिका है उसका अध्ययन करिए और उसके आधार पर जो सवाल दिए हैं उसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि नीचे घरेलू खर्च 1000 में दिए हुए हैं। 2010 में दोस्तों किराना पे खर्च होता है 32, किराया पे खर्च होता है 12, मनोरंजन पे 5, EMI पे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है आपका 2010, 2011, 12, 13 और 14 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि वर्ष 2014 में EMI पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना % है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2014 में आपका EMI पर कितना खर्च हुआ है। EMI पे खर्च हुआ है 7.4 और आपका किराने पे कितना खर्च हुआ है। दोस्तों आप किराने पे देख सकते हैं ये खर्च हुआ है आपका 52, EMI पे खर्च हुआ है 74 और किराने पे खर्च हुआ है 52। तो आइए देख लेते हैं कि जो EMI पे किया गया खर्च किराने पे किए गए खर्च का कितना % है। मान लेते हैं दोस्तों कि किराने पे जो किया गया खर्च है 52, वो EMI पे किए गए खर्च का X% है। मान लेते हैं इस दोस्तों X की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.23%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.23%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत कितना खर्च होता है। तो दोस्तों आप मनोरंजन पे खर्च देख सकते हैं कि 2010 में 5 है, 11 में 6.5 है, 12 में 7.3 है, 13 में 7.9 है और 14 में 8.5 है। तो हमको मनोरंजन पे औसत खर्च निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ करके और 5 से, ये 5 साल का दिया हुआ है तो 5 से भाग दे देंगे। तो आइए करके देख लेते हैं। तो दोस्तों औसत खर्च निकालने के लिए मनोरंजन पे जो टोटल खर्च हुआ है सबको हम ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आ जाएगा आपका 35.2/5। अब दोस्तों जो हमको पता है कि ये जो वैल्यू है प्रति 1000 में दिया है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 30। फाइनली आपका बन जाएगा दोस्तों 35,200। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7,040 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 में पूछ रहा है कि 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। तो आइए पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो दोस्तों 2012 का कुल घरेलू खर्च निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये 2012 के आपके घरेलू खर्च हैं। ठीक है, सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो आइए ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहे दोस्तों कुल घरेलू खर्चे, इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 89.9। अब चूँकि कुल खर्चे 1000 में दिए हैं तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये आ जाएगा दोस्तों 89,900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा 76 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चंस का सलूशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बाकी वीडियो के सलूशन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपका किसी तरह का कंप्लेन या सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके लिए दोस्तों मैं आपका दिल से आभारी रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।